अब्बास हैदर, कैसे यूपी में अब अखिलेश यादव अपने आप को मजबूत करेंगे? पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा झटका ओपी राजभर के जरिए पर लगा है, उससे पहले दारा सिंह चौहान वो चले गए, लेकिन यहां यूपी में अखिलेश यादव कैसे समीकरण बिठाएंगे? देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई खास बात नहीं है। ये खबर मुझे लगता है अब चर्चा में आई। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार 2022 का चुनाव जब से खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ उपचुनाव भी उन्होंने लड़े और हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। देखिए, ये चुनाव जो है 2024 का, ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। निश्चित रूप से कमजोर लोगों के लिए चुनाव नहीं है, उन लोगों के लिए चुनाव नहीं है जो सत्ता लोलुपता और अपनी महत्वाकांक्षा के आगे देश को ताक पर रखते हैं, जो अपने समाज को ठगने का काम करें। ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि जातिगत जनगणना कराएं, ये कहा करते थे 69,000 शिक्षक भर्ती ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी की, ये कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे देश में पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम करती है, उसको खत्म करने का काम करती है, पीएसयूज को बंद करके सरकारी नौकरियां खत्म करके। ये कहा कि ये पानी पी पी के देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के गाली दिया करते थे, लेकिन क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इसके बावजूद उनको अपने गठबंधन में लेना पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बैकफुट में है। भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार चुकी है कि वो 2024 का चुनाव हार रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस का जो मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, वो भी ये बात साफ कह रहा है। वो कह रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी या हिंदुत्व आपको चुनाव नहीं जितवा पाएगा। निश्चित रूप से जो विपक्षी बैठक हो रही है बेंगलोर में, आगे की रणनीति तय होगी विपक्ष की। बहुत सारे सवाल हुए जब पिछली पटना में बैठक हुई कि आम आदमी पार्टी हट रही है, जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दो विपक्षी दलों के बीच में एक विषय पे मतभेद था। हम लोग कह रहे थे कि ये मतभेद समय रहते निपटा दिया जाएगा और सब साथ में लड़ेंगे, क्योंकि इस पटना की बैठक में तय हो गया था, एक मत बात ये तय हुई थी कि सभी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लामबंद हैं, क्योंकि देश की जनता उनसे अपेक्षा करती है। और यही आज आप देखिए कि 17 से बढ़ के दलों की जनसंख्या करीब 25 पहुंच चुकी है और आने वाले समय में और दल भी जुड़ते जाएंगे और विपक्षी जो कुनबा है ये बढ़ता जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इतने बैकफुट पे है कि मुख्तार अंसारी जिनके यहाँ बुलडोजर भेजते थे, आज ये उनके सहयोगी हो चुके हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है 23 ऐसे दल हैं जो पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का यह साथ छोड़ के गए, एनडीए का साथ छोड़ के गए, या फिर वो विलय हो गए, खत्म कर दी गई वो पार्टियां। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। न सिर्फ विपक्ष, देश की जनता, तो तमाम सवाल उठने ही लगे हैं ओपी राजभर को लेकर। मतलब कहा ही सीधा जा रहा है, जो आपको पानी पी पी कर जो गालियां दिया करते थे, आज आप उन्हीं को साथ लेने पे मजबूर हो गए। वाकई बहुत चिंतन, बहुत ही मंथन चल रहा है। सवाल सबको उठने चाहिए, एक एक का जवाब देता चलूंगा, और जब आप किसी से सवाल पूछती हैं तो जवाब देने का मौका भी देती हैं, प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। एक तो इन पॉलिटिकल पंडित्स की प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उससे ज्यादा ये जानते हैं। ऋषि मिश्रा जी जैसे लोगों के 2019 से 23 के बीच में सारा जो मामला था चलता था, खत्म हो गया, एक भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। 2019 में भी यही कहते थे सेम टोन से, हार गई बीजेपी, खत्म है, सुबह 10 बजे हार जाएगी। 282 से 303 लेकर आए, कहते वो सर्वे कराया बिहार और महाराष्ट्र में। सर्वे मेरे पास नहीं है, इनके पास है। मतलब कुछ भी फेंक देने से काम चलता नहीं है ना भाई। ये जनता के बीच में क्या है, रिपोर्ट है क्या, कुछ कोई कागज पत्तर कुछ तो होगा। कहते वो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अरे भैया प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने शालीनता से सुना ना आपको, अभी इतनी शालीनता आपको दिखाई है ना, इन पर सुनने का भी सुनने का भी जिगरा रखना चाहिए, इनमें इस तरीके से बहकना नहीं चाहिए। अभी तो 2 ही कमेंट हुए, 2 में ही बौखला गए। रुकिए जरा, अब इनको रोकिए, ठीक है? तो थोड़ा तथ्य वथ्य लेकर आया कीजिए, ये पॉलिटिकल पंडिताई आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, मुद्दे पर आएंगे ना शिवम जी। मैडम आपको रोकना तो पड़ेगा ना, शिवम जी क्या करें बताइए, आप उनको बोलिए, आप उनको रोकेंगे? ऋषि शंकर जी, उनको रोकिए ना। इनकी बात पूरी होने दीजिए, आपसे मैं रिस्पांस लूंगी। जिस आदमी का 2014 से लेकर 23 में आज तक एक कमेंट, एक भी एक्सपर्टीज सक्सेसफुल ना हुई हो, एक भी बात सच ना हुई हो, वो कुछ भी बोल के ना निकल जाए। अब दूसरा सवाल, पहले मुझे प्लीज मौका दे दीजिए। इन्होंने कहा मुख्तार चाचा जिंदाबाद, बीजेपी बोलेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी गुंडे गैंगस्टरों को जेल में डालती है और जेल में है। ये तो आप लोगों की परेशानी और मजबूरी है कि एक के साथ एक बोतल पिलाने वाले के पीछे भी मंत्री जी जय, 9 महीने तक भ्रष्टाचारी के पीछे मंत्री जी जय, जेल मंत्री के पीछे मंत्री जी जय, मंत्री जी जेल में बैठे, मंत्री जी के पीछे सारे जो लोग हैं जय का नारा लगा रहे हैं, और 9 महीने तक वही मंत्री जी तिहाड़ में से बैठकर ही सरकार चला रहे हैं। और आगे हाँ सुनिए, जनता सवाल पूछेगी कि दिल्ली के मालिक हम, कहने वालों ने दिल्ली डुबा दी। जनता सवाल पूछेगी, मैं कभी पोजीशन नहीं लूंगा वाले ने पोजीशन ले ली, मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, दिल्ली के सवाल पूछेगी कि 50-52 करोड़ का शीश महल बनाकर शीश महल में बैठे हो, निकलते नहीं। दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, भ्रष्टाचारियों को टिकट ना देने कहने वाले आज भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बनाकर बैठे हैं।
और दिल्ली की जनता सवाल और देश की जनता सवाल पूछेगी कि सारी दुनिया के लोगों पर ये कागज हिला हिलाकर जो इल्जाम लगाते थे, आज उनके ही पैरों में जाकर चरण वंदनीय दंडवत लेते पड़े हो। दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी। आओ जरा अभी अब आगे आते हैं। अंत में इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि वो किस तरीके से लोगों ने जो राजभर जी हैं वो गाली देते थे और उसके बाद भी जा जुड़े। जल्दी शिवम जी, अरे जल्दी। जिन लोगों के साथ जिनका अपमान किया 2 जून 1995 में, जिन बहन कुमारी मायावती के कपड़े फाड़ने पहुंच गए थे, जान से मारने पहुंच गए थे, उनके साथ तक गठबंधन किया आपने। चलिए ठीक है, जिन कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़े उनके साथ शिवम गठबंधन त्यागी, किया। आप शिवम। बताएंगे हमें किनके साथ गठबंधन करना है किनके साथ नहीं। अपने आप को चेहरे को देखिए और ठीक तब है। पता चलेगा आपको। ठीक है शिवम त्यागी, ठीक है। प्रशांत गुप्ता, अब ये जो आज डिनर डिप्लोमेसी है, तमाम सवाल और आरोप प्रत्यारोप तो आप सुन ही रहे होंगे किस तरह से एक दूसरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज ये डिनर डिप्लोमेसी, आज इसका मकसद क्या दिख रहा है? कांग्रेस किस भूमिका में आज नजर आ रही है? ड्राइविंग सीट पर है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। सोनिया गांधी का सक्रिय होना, आज डिनर पर बुलाना, ये सब क्या दिखा रहा है? देखिए, सोनिया गांधी का अब आना और सभी नेताओं को खुद फोन करके बातचीत करना, ममता बनर्जी के पैर में चोट है, पिछले करीब 1 हफ्ते से वो बाहर नहीं निकली हैं और ऐसे में उनको तैयार करना कि वो भी बैठक में आए और सभी नेताओं से बात करना। फिर अरविंद केजरीवाल की जिद के आगे कांग्रेस ने, जबकि पंजाब यूनिट और दिल्ली की जो कांग्रेस की यूनिट थी वो लगातार मना कर रही थी कि हमें आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी निर्णय हुआ और ये कहा गया कि हम सपोर्ट करेंगे अध्यादेश के खिलाफ में। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आज की मीटिंग में, डिनर डिप्लोमेसी में 23 जून को अगर बात करें तो जो एक आइस थी वो ब्रेक हो चुकी थी। वहाँ पे वो तमाम दल एक साथ में आने को तैयार थे जिनके अपने क्षेत्रीय हित वहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता भी हैं और वो लगातार वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, दिल्ली में पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में जो आइस ब्रेक हुई और उसके बाद कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरह से अध्यादेश को सपोर्ट करने की बात कही, अपनी दोनों राज्यों की यूनिट की मांग को दरकिनार किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों लोग हर कोई अपना एक एक कदम आगे बढ़ना चाहता है और वो अगर कहीं झुकना पड़ेगा तो झुकेंगे, क्योंकि ये बात अब एक विपक्ष की एकजुटता को लेकर है। तो ये साबित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीटों की शेयरिंग को लेकर कि विपक्षी दलों के बीच में ही मतभेद होंगे, ये एनडीए के बीच में भी होंगे। अगर हम बात पंजाब की करें तो एसईडी वहां पे पहले 13 सीटें हैं लोकसभा की, 10 पे एसईडी लड़ती थी, 3 पे बीजेपी लड़ती थी, लेकिन अब बीजेपी उतनी सीट देने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि लगातार 3 दिन तक एसईडी की कार्यकारिणी में मंथन चलता रहा और अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया। 18 तारीख को एसईडी आएगी कि नहीं आएगी एनडीए के कुनबे में, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हर जगह सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे वो एनडीए का कुनबा हो या फिर चाहे विपक्षी दलों का कुनबा हो, उन सब में चुनौती दोनों ही तरफ है। अब जीत किसकी होती है, कौन कितना मजबूत होता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिएगा News 24।